हाँ हेलो बच्चों। चलो दे आज हम टेस्ट पेपर 2021 का अपने पास ये जो पेपर है INGS होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो बेसिक क्वेश्चंस पर हमारे पास फ्री पड़े अच्छे से हैं, इनके बारे में हम बातचीत करते हैं अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक तो ये वाला पार्ट दे रखा, बड़ा सिंपल सा सवाल आपके पास दिया हुआ है, आप देख सकते हो। व्हेन वाटर चेंजेस फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर सम बोन्स आर ब्रोकन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू दिस चेंजेस इज, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं, बात करते हैं। आप जानते हो वाटर के अंदर जब भी बात की जाती है बेटा, तो वाटर जब होता है लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होता है। यहाँ पर वाटर के बारे में बात करें तो ये जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो आप देखते हैं वाटर के अंदर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इस तरह से हो जाती है। ये इस तरह से वाटर हमारे पास जब रहेगा तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये आपका लिक्विड फेज में यहाँ पर दिया हुआ है। लिक्विड से अगर मान लो हमारे पास हम सॉलिड में जा रहे होते हैं तो और कहानी में ट्विस्ट हो जाता है। अगर लिक्विड से हमारे पास हम अगर सॉलिड में जा रहे होते हैं, सॉलिड फेज में जा रहे हो लिक्विड से, तो कहानी में ट्विस्ट हो जाता है कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके चारों ओर आप देखेंगे इस तरह से, ये सब तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर कैविटीज बन जाती है। तो यहाँ पर सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है। यू कैन सी देयर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से। और यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं आप देख सकते हो इस तरह से, इनमें सॉलिड फेज में इस तरह से अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारे पास कैविटीज बन जाती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सॉलिड फॉर्म में बात की जाती है तो ऐसे कैविटीज बन जाती है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा तभी तो सॉलिडिफाई होगा। परंतु यही वाला पार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम गैस फेज में चलते हैं, अगर हम यहाँ से अगर गैस फेज में जाएंगे तो गैस फेज में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। गैस फेज में वाटर के मॉलिक्यूल जो हो जाएंगे वो अलग फॉर्म में चले जाएंगे, मतलब ये H और वाला बॉन्ड जो होगा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जरा आप ध्यान से देखें, you can read the options are new bonds are formed between nearby H bond, no, not at all, hydrogen bonds between H2 molecule are broken। तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर जब गैस फेज में जाएंगे तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड हो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो योर आंसर वुड बी बी। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा सवाल था आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो आप ध्यान दे, इससे क्या सीखा, लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है, सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है। यहाँ पर हमारे पास वेकेंट स्पेस हो जाता है और वेकेंट स्पेस होने की वजह से हमारे पास सॉलिड वाटर जो है आपका H2O जो होता है, अगर आप इसको सॉलिड लिखते हो, सॉलिड का मतलब क्या होता है, आइस। तो आइस जो होती है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू दिस पार्ट। यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कैविटीज बनती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वाटर जो होगा वो क्या होता है आपके पास, जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो ये लॉजिक भी आप लगा सकते हो। गैस का पूछा था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम सॉलिड का पूछ ले। एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या होगा 1 2 3 4। एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है सॉलिड फेज में 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रहता है, उसके चारों ओर 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडेड होते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट टाइम ये सॉलिड वाला पार्ट आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल था बट अच्छा सवाल था अपने पास यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये आपके फिजिकल में बात करेंगे। ये एक बहुत सही सा पार्ट है, रमन कलेक्टेड रेन वाटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेन वाटर के बारे में बात करें बेटा। रेन वाटर जो होता है, आप लोग देखें बारिश का जो पानी है हमारे पास, उस बारिश के पानी की जो pH होती है वो pH जो होती है आपके पास अराउंड 5 to आप बोल सकते हैं 5 to 5.6 के अराउंड होती है। मतलब आप बोल सकते हैं ये आपका स्लाइड एसिडिक रेंज में हमारे पास यहाँ पर ये होता है। एंड मेजर इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपने मेजर कर ली। ही बॉइल्ड द वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। रेन वाटर होगा आपके पास, तो आप देख सकते हैं रेन वाटर के अंदर बात की जाती है तो बेसिकली होता क्या कि रेन वाटर जो होगा हमारे पास क्या होगा, ऐसे बादल 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 बादल, यहाँ से भाई साहब यहाँ से पानी आता है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर CO2 होती है। तो वाटर CO2 के साथ अगर बात करेंगे तो रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हो क्या जाता है, यहाँ पर ये हमारे पास H2O प्लस CO2 दोनों मिलके अगर बात की जाती है तो दोनों मिलके हमारे पास H2CO3 बना देते हैं। पर H2CO3 फर्दर डिकम्पोज होके हमारे पास H प्लस और क्या होगा SCO3 माइनस में चला जाएगा। और यहाँ पर ये जो है बाइकार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, इट विल फॉर्म द बाइकार्बोनेट आइंस, ये बाइकार्बोनेट आइंस बना देता है। तो उसने क्या किया, स्ट्रेन को क्या किया, वाटर को कलेक्ट किया, फिर बोलता है अलाउड टू वाटर टू कूल। पहले इसने फ्यू मिनट तक उसको हीट भी कर दिया, बॉइल्ड कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बॉइल्ड। तो ये सब बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शंस हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैं HCO3 ले लेता हूँ, HCO3 माइनस है और यहाँ पर इसको लेने के बाद आप देखें ध्यान से, इसको हमने यहाँ पर बॉइल कर दिया। अगर आप इसको बॉइल करते हैं
तो ये वाला पार्ट जो होगा आपके पास वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ये CO2 गैस से निकल जाएगी, कुछ पार्ट आपका वाटर हो जाएगा और कुछ पार्ट आपके पास यहाँ पर कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पार्ट हो गया, बोलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर नाउ मेजर्ड वाज लोअर देन द मेजर बिफोर बॉइलिंग। तो जब पहले वाटर था हमारे पास उसमें H+ और OH आयंस होंगे, अभी जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कार्बोनेट आयन आपको मिल जाएंगे और वो क्या करेंगे, हमारे पास CO2 तो वहां से स्केप आउट हो जाएगी, कार्बन आयन हमारे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चले जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, आयंस हमारे पास कम हो रहे हैं, यहाँ पर है भी नहीं, तो क्या हो गया आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी आपके पास यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। बात समझ में आ गई हमारे पास। तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हो कि रिमूवल ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर या रिमूवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। डिजोल्व ऑक्सीजन का तो चक्कर ही नहीं है, CO2 यहाँ से आपके पास निकल जा रही है, तो ये आप इसका पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो हमारे पास क्या था, ये H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन थे तो कंडक्टिविटी ज्यादा थी। अब ये SCO3 आयन जो है डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज हो गए हमारे पास, वो कहाँ चले गए CO2 में, और ये वाला पार्ट आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्योंकि आप जान सकते हैं रेन वाटर में अगर हमारे पास थोड़ी बहुत भी हार्डनेस हुई तो उसके पास क्या होगा, रेन वाटर में थोड़ी बहुत भी हार्डनेस हुई हमारे पास, थोड़ी बहुत तो होती है पर टेम्परेरी हार्डनेस, तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे पास हो सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएंगे तो वो अपने पास क्या होगा, ये जो कार्बोनेट है हमारे पास में ये क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में MgCO3 या यहाँ पर आप CaCO3 की फॉर्म में ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, कभी आप घर पे जाएं तो रेन वाटर लेके इकट्ठा करके एक पतीले में रख के उसको आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उस पतीले में नीचे की ओर व्हाइट सा पार्ट जम जाता है, वो इसी का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, रिमूव डिजोल्व कार्बन जो ऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी बेटा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इट इज ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन था, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये वाला पार्ट अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। एक ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये भी हम वहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन वर्क पे आ जाता है। हाँ, ये एक बहुत सही सा पार्ट है अपने पास, जरा इस पर ध्यान दें। आयोडीन के बारे में आप बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर देखें, आयोडीन एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ह्यूमन इन नेचुरली प्रेजेंट इन सम मेरीन फिशेस plants and ecosystem at large. Solubility of element iodine is water is negligible but is highly in non-polar organic solvent. The most common form of iodine used in diet of humans and animal is potassium iodide, a white solid powder at room temperature which is highly soluble in water. ठीक है, ये अपने पास पोटेशियम का आयोडाइड है, ये आपके पास व्हाइट सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। ये अपने पास आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास एक KI दे रखा है, KI को आपने यहाँ पर पानी में डाल दिया, अगर पानी में डाल देते हैं तो क्या होगा बताइए, अगर इसको हम वाटर में ऐड कर देते हैं यहाँ पर तो ये क्या होगा अपने पास, दिस इज H+, दिस इज OH माइनस, सी दियर, यहाँ पर ये H+ हो गया, ये OH माइनस हो जाता है, K+ होता है, I माइनस होता है, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, और यहाँ पर ये बन गया KOH और यहाँ पर बन गया HI। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है बच्चे लोग बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेसिकली जो सॉल्ट हो गया आपका, ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होता है, उसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसकी पीएच क्या होती है हमारे पास से, क्या जो है आपके क्या हो जाएगा, पीएच इज 7 पीएच इसकी यहाँ पर आपके पास आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अगले पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है इन ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी पीरियड 36 स्टूडेंट आपको दे रखे हैं, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनको 0.5 ग्राम KI डिजोल्व किया इन अबाउट 5 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपके पास एक हो गया 5 ml हो गया सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर आपने यहाँ पर ले रखा है। A drop of this solution is put on a moist pH paper। अगर आप यहाँ पर एक जो है फिल्टर pH पेपर ले लेते हैं, एक फिल्टर pH पेपर अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं तो आपको पता है ना कि हमने यहाँ पर 0.5 ग्राम KI का सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर 5 ml के अंदर ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है, 5 के ml लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रेन वाटर के अंदर बात की जाती है, हमने KI को लिया था, KI के लिए मैंने बताया था उसकी pH क्या होगी आपके पास 7, और उसको केवल आपने डिस्टिल वाटर के अंदर ही डाला है, मतलब आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ही pH 7 रहेगी। और pH 7 के ऊपर जब आप बात करते हैं, pH जो है आप फिल्टर पेपर वाला पार्ट लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास pH पेपर जो लेते हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर बात की जाती है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में यहाँ पर जो है ग्रीन कलर आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हो जाएगा। दूसरा पार्ट अपने पास बोलता है कि 0.5 ग्राम KI डिसॉल्व्ड इन अबाउट 5 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर, पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद लेड नाइट्रेट, लेड का नाइट्रेट में डाल दिया। तो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेड का नाइट्रेट क्या हो गया आपका PbNO3 का होल ट्वाइस है, और KI हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट था, तो यहाँ से क्या बना देगा PbI2, अगर आप ले सकते हैं PbI2 हो जाएगा,
और बाकी तो हमारे पास KNO3 हो जाएगा। PbI2 का सोल्यूशन जो होता है, अगर उसके बारे में बात करूंगा तो यहाँ तो मेरे पास येलो सॉल्यूशन या येलो प्रेसिपिटेट आपके पास ऑब्जर्व हो सकता है। काम खत्म। 0.5 ग्राम ऑफ पुट वाटर हमने किया गया डिस्टिल वाटर, देन दे आर टू ऑब्जर्व वेदर द टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट और कूल। ये इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ये इसको भी बताता हूँ अभी। इन टेस्ट 2 ये येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड, ये मैंने बता दिया PbI2 का। इन टेस्ट 3 द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्डर एज KI डिसॉल्व। देखिए ये हमारे पास ऐसा क्यों हुआ, आप जानते हैं हमारे पास आपने पढ़ा होगा बेटा, इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करता हूं। अगर KOH होता आपके पास और HI होता, KOH होता और HI होता, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की जब रिएक्शन होती है तो पहली बात तो हमारे पास ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर KI बनता प्लस वाटर बनता और यहाँ पर हमारे पास हीट इवोल्व होती है। आप जानते हैं ये लगभग 57.1 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आपके पास हो जाती है, या किलो कैलोरी में होती जो भी है, इतनी हीट यहाँ से रिलीज होती है। हीट रिलीज होगी तो आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता, और रिवर्स करूंगा तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसलिए हमारे पास अब KI को पानी में डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन होगा आपके पास में वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर सब कुछ दे दिया। बोलता आइडेंटिफाई द कलर इंपार्टेड ऑन pH पेपर ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर टेस्ट 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा आई कैन से दैट कौन सा कलर आएगा बच्चे, ग्रीन कलर आपका आ जाता है। बहुत बेसिक पॉइंट्स है बट हमें पढ़ना ही पड़ता है, एक बार आइडिया देंगे। आइडेंटिफाई द कलर हो गया। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव KI शुड बी इकोनॉमिकली यूज। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ KI इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट क्लास फॉर केयरिंग। भाई हमने यहाँ पर सब जगह हर एक्सपेरिमेंट है, हर किसी को 0.1 ग्राम KI दिया और सेम सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। 36 स्टूडेंट है तो एक के हिसाब से बात करूंगा तो सिंपल सी बात है 0.5 ग्राम चाहिए और एक बंदे को 36 के हिसाब से बात की जाती है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने को 18 ग्राम सॉल्यूशन की हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो जाएगी। तो दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा था, पर जब आपके लेवल पे बात करूं मैं छोटे बच्चों के हिसाब से तो आप देखेंगे यू विल सी कि भाई वो क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा, बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग इतनी शानदार तरीके से की जाती है कि इट सीम्स टू बी लाइक दैट कि बहुत बड़ा सा पता नहीं क्या क्या दे दिया। पर आप देख रहे हो कितना तो रेन वाटर बेसिक सा पार्ट था, ये भी बेसिक सा पीएच पेपर के अंदर न्यूट्रल में क्या होता है वो ग्रीन कलर देता है। नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि साहब वो ये पीएच पेपर है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा लिटमस पेपर, आप पढ़ते हो लिटमस का, लिटमस तक तो बेसिक पता होता है लोगों को कि लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर जो होगा वो हमारे पास न्यूट्रल में कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। एसिडिक में होगा हमारे पास तो ब्लू टू रेड हो जाएगा, बेसिक में रेड टू ब्लू हो जाएगा। पर यहां पर क्या दिया इसने, देखो कितना अच्छा पीएच पेपर दिया है। पीएच पेपर की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, उसके कलर के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। पीएच पेपर जो होगा उसकी कलर की जो कहानी होती है वो अपने पास अलग ही होती है, ठीक है। अगर मान लो ये आपको मैं बता देता हूं फिर भी नहीं पता होगा आपको तो देख लीजिएगा, लिख लो, सब लोग नोट कर सकते हैं बेटा। यहां पर देखो अगर पीएच पेपर अगर आपके पास है, अगर उसकी पीएच पेपर उसको पीएच इज लेस देन 3, मतलब अगर आपने उसको एसिडिक सॉल्यूशन में यूज किया, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में यूज किया तो उसका जो कलर रहेगा वो अपने पास क्या आएगा, वो कलर आपके पास क्या होगा, पीएच का रेड कलर का आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास पीएच है, यहां पर देखो पीएच जो है वो 3 to 6 के बीच में अगर है, 3 to 6 में है भी है तो हमारे पास एसिडिक अभी भी, पर ये क्या है, वीक एसिडिक है, ये आपका वीक एसिडिक होगा बच्चे। और वीक एसिडिक होगा तो यहां पर आप देखेंगे इसका कलर जो होगा वो अपने पास क्या होगा, इस वाले केस में कलर विल भी येलो कलर आपका आ जाएगा, या ऑरेंज के हिसाब से बात करेंगे आप यहां पर तो ऑरेंज भी आपके पास यहां पर आ सकता है, ठीक है। और अगर आप पीएच है आपके पास, अगर पीएच 7 है तो पीएच 7 पे वी कैन से न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो यहां पर जो कलर आएगा वो पीएच पेपर का ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और अगर पीएच आपके पास ग्रेटर देन 7 है तो यहां पर ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो इस केस में बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कलर आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्लू हो जाएगा। तो आप सब बच्चों के लिए ये नई चीज थी, कई सारे बच्चों को फिल्टर पेपर या पेपर जो होता है वो लिटमस पेपर आप यूज करते हो, लिटमस की कहानी अलग है एसिड बेस में, और पीएच पेपर की कहानी अलग होती है। तो ये जिनको नहीं पता नोट इट डाउन कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आपका देख सकते हो, ये 21 में आपको दिया गया था। तो ये इस तरह छोटी छोटी बेसिक नॉलेज जो होती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI ट्रीटेड विद एसिड बेस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडीन क्रिस्टल। इसके बारे में बात करता हूं, बहुत आसान है। एक्वा सॉल्यूशन है आपके पास, यहाँ पर आप ले सकते हो KI है, KI का एक्वा सॉल्यूशन है ट्रीटेड विद एसिडिफाइड, मान लो हमने यहाँ पर H2SO4 ले लिया एसिडिफाइड करने के लिए, और विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है बेटा उसका
ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है वो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। ये के पोटेशियम प्लस हो गया, आई माइनस है, आई माइनस के पास ऑप्शन नहीं है, आई माइनस आई टू में जाएगा और H2 वाला पार्ट कहां चला जाएगा, H2O में। आई माइनस आई टू में जाएगा मतलब माइनस से हमारे पास क्या हुआ, ये I2 में गया, ऑक्सीडेट 0 है तो उसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ये अपने पास यहाँ पर रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। तो ये इसकी रिएक्शन है। बोलता है गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडीन क्रिस्टल, मतलब यहां पर आप देख सकते हो आयोडीन के जो है अपने पास यहाँ पर क्रिस्टल्स बन जाते हैं और आयोडीन के क्रिस्टल जो होंगे जनरली हमारे पास वायलेट कलर हो सकता है। तो राइट द बैलेंस मॉलिक्यूलर इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए हमारे पास I2 जो था, I2 कहां चला गया बेटा बताओ, I2 वाला पार्ट कहां चला गया, I माइनस में, मैंने 2 लिख दिया। एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, बाकी सब बैलेंस है, तो हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप इसको बैलेंस कर लें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर उधर बात की जाती है दूसरे वाले पार्ट पे, H2O2 था, H2O2 में हमारे पास आपने देखा तो H2O2 वाला पार्ट कहां कन्वर्ट हो गया बेटा, H2O में चला गया। यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन दिए तो 2 H प्लस यहां पर लगा देता हूं और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसके पास बात की जाती है H2O2 से जो है कहां चला गया वो H2O में, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो यहां पर सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, ये ऐसा हो गया, ये H2 में चला गया था, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर दिया तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो 2 H प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे और 2 H प्लस आ जाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर तो 0 था, यहाँ पर 0 था और उधर 2 I माइनस में चला गया। बैलेंसिंग की बात की जा रही थी तो यहाँ पर एक बार उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी, ये अपने पास यहाँ पर बेटा 2 I माइनस है, I माइनस से कहाँ जा रहा था वो I2 में जा रहा था, तो वहां पर आप बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर आ जाएंगे। अब ठीक है, अब यहां पर बात करूंगा तो देखो यहां पर क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तभी ये न्यूट्रल होगा। अब अपने पास इक्वेशन होगी, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, आई एम गोइंग टू ऐड बोथ दी रिएक्शंस, इनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहां पर ये 2 I माइनस हो गया आपके पास और ये 2 H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम वाला पार्ट आ गया, ये अपने पास H2O2 हो गया। और यहां से मैं बात करूंगा, यू कैन सी दैट यहां से बात की जाती है तो I2 के क्रिस्टल्स हो गए और ये अपने पास 2H2 आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा। I माइनस कहां से आया था, Ki से, तो मैं Ki लिख दूंगा। H वाला पार्ट कहां से आएगा, सल्फेट आयन से, तो H2SO4 हो जाएगा, ये आपका यहां पर H2O2 हो गया। इधर बात की जाती है तो ये अपने पास यहां पर I2 का I2 हो जाएगा और ये 2H2 हो जाएगा और पोटेशियम के साथ मेरे पास यहां पर साथ में K2SO4 बनाना पड़ेगा टू बैलेंस द रिएक्शन। तो अपने पास बैलेंसिंग पोटेशियम 2 हो गए, आयोडीन 2 हो गया, H2 4 हो गए, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन, दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। तो थोड़ा सा सिंपल सा एसिडिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन आपके पास यहां पर आ गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था इसके हिसाब से बात की जाती है, सॉरी ये बोला राइट द बैलेंस मॉलिक्यूलर इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, वो आपने यहां पर लिख लिया इजीली, हमने यहां पर इसको बताया नहीं बताया बेटा, बता दिया। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास कौन हो गया, Ki हो जाएगा। तो Ki आपके पास I माइनस से I2 जा रहा तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सेपरेट आयोडीन फ्रॉम द अबव मिक्सचर इज, उसको हम क्या करेंगे, आयोडीन के क्रिस्टल्स से, आयोडीन के क्या है बेटा अपने पास क्रिस्टल्स है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल्स ऐसे बनेंगे हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो फिल्टर करके इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये इसका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, व्हेन सॉलिड Ki is heated in an open dry test tube, a gas is liberated from the test tube, what is the color of gas? तो यहां पर आप देख सकते हैं Ki है हमारे पास, ओपन टेस्ट ट्यूब में इसको हीट कर दो बेटा तो कुछ भी नहीं हो सकता, K तो कुछ करेगा नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर I2 गैस निकल जाएगी और I2 गैस जो होती है उसका कलर कौन सा होता है, वायलेट कलर का गैस, तो वायलेट कलर की गैस निकल जाएगी। आफ्टर द गैस इवोल्यूशन स्टॉप, व्हाट रिमेन्स इन द टेस्ट ट्यूब, अब ये I2 तो हो गया, अब टेस्ट ट्यूब में क्या बचा, पोटेशियम है, आप इसको हीट कर रहे हैं O2 की प्रेजेंस में, तो पोटेशियम का क्या बना देगा, वो ऑक्साइड बना देगा। तो आपके पास मिक्सचर में क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा और इसकी सॉलिड स्टेट में ये K2O बन जाएगा, खत्म। द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक तो ये हमारे पास हीटिंग को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन आ गया, और दूसरा हमारे पास बोलते डिस्प्ले, यहाँ पर बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया,
और साथ में हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, के आई वाला पार्ट उधर चला गया तो इसको आप बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये सारा पार्ट अपने पास यहाँ पर आ जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है अपने पास, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। आई थिंक मेरा आंसर समझ में आया। तो ये आपका यहां से एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, आई से वाला पार्ट हो गया, तो दिस इज द आंसर, बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। फाइन, तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सिंपल पार्ट होता है। यहां पर एक ये बहुत सही सवाल है। आप यहां पर देखते हैं फ्लेम भी कई तरह की होती है, एक बुनसन फ्लेम होती है, एक हमारे पास नॉर्मल फ्लेम होती है। ये फ्लेम आपको बहुत अलग तरह से दी गई थी। यहां पर देख सकते हैं फ्लेम इज हॉट ब्राइट स्टीम ऑफ burning gases. Flame have different structure and properties depending on the fuel and burning condition. The attached figure आपको दे रखा है, show a candle flame. show a candle flame, candle का मतलब वैक्स आपके पास हो जाता है, और वैक्स का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर C24H50 दिया हुआ है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बोलता है अमंग पॉइंट, यहाँ पर ये बना हुआ है फ्लेम के जो है डिफरेंट रेंज आपके पास यहाँ पर जो है पार्ट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा आपके पास ऐसे फ्लेम का, यहाँ पर उसने क्या किया, ये ब्लू बना दिया। बीच वाले पार्ट को उसने क्या बोल दिया, ये जो 4th नंबर का जो पार्ट है इसको आपने रेड बना रखा है उसने, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ये रेड आपके पास हो जाता है। और अदर पार्ट आपके पास यहाँ पर देख लो, अंदर वाला पार्ट जो होगा आपका, ये जो बीच वाला पार्ट येलो है, और बाकी डार्क पार्ट आपको दिख रहा है। यहां पर आप फ्लेम के बारे में बात करें तो पूछा गया इसके अंदर, ये आपके पास वैक्स के हिसाब से बात की गई है। बोलता है अमंग पॉइंट 1 to 6 आइडेंटिफाई द हॉटेस्ट पॉइंट। अगर मैं हॉटेस्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो यहां पर क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं अगर मैं फ्लेम को देखूंगा बेटा, तो हॉटेस्ट पॉइंट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, तो हॉटेस्ट पॉइंट विल बी 5 नंबर पे आप देखेंगे इसका जो पार्ट आएगा उस पर जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट पॉइंट जो होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा 5 नंबर पे। ये देखो, ये जो ब्लू फ्लेम जहां बन रही है, ये जो ब्लू फ्लेम जहां बन रही है अपने पास में, ये वाला पार्ट जो होगा आपका, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये आपका हॉटेस्ट पॉइंट यहां पर रहेगा, हॉटेस्ट एरिया हो जाएगा। ब्लू फ्लेम घर पे तो नॉर्मली आप जो जलाते हो मोमबत्ती, दैट इज डिफरेंट, ये अपने पास अलग वैक्स वाला पार्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ब्लू फ्लेम, आपने कभी देखा घर पे मोमबत्ती जला के देखिएगा तो उसके अंदर आपको 2 पोर्शन दिखाई देते हैं, एक अंदर डार्क वाला ब्लू पोर्शन दिखाई देता है, एक ऊपर आपको येलो पोर्शन दिखाई देता है। तो कभी आपने देखा होगा कि जब हम दिवाली पे फुलझड़ी जलाते हैं तो आप फुलझड़ी को बिल्कुल ऊपर वाली फ्लेम पे रखो तो इट टेक्स सो मच टाइम टू बर्न, काफी टाइम लगता है। बट अगर आप उसी को फुलझड़ी नहीं जलती तो आप क्या करते हो, उस फ्लेम के बिल्कुल बीच वाले पोर्शन पे लगाते हो, जल्दी से वो बर्न कर जाती है। वहां पर ब्लू वाली फ्लेम में लेके जाते हो तो वहां टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर वही है कि इस वाले फ्लेम में उसका उल्टा हो गया, ये वाला पार्ट आपका उल्टा हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हॉटेस्ट ब्लू वाला फ्लेम होगा, वहां पर हॉटेस्ट पोर्शन होगा। तो हॉटेस्ट पोर्शन के बारे में बात करूंगा तो हॉटेस्ट पोर्शन का जो पॉइंट होगा वो आपके पास कितना आएगा बेटा, वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। कूलेस्ट पोर्शन के बारे में बात करूंगा तो यहां पर बाहर की तरफ दे रखा है, बाहर की तरफ दे रखा है, तो आपका कूलेस्ट पोर्शन मतलब पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा, तो बाहर तो कूल ही रहेगा, अंदर तो फ्लेम जल रही है आपकी। और द कोल्डेस्ट पॉइंट, यहां पर आपके पास कोल्डेस्ट पॉइंट जो होगा वो अपना 1 हो जाएगा। बोला द पॉइंट वेयर वाटर वेपर कंसंट्रेशन इज द हाईएस्ट। वाटर कंसंट्रेशन के बारे में बात करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं 5वें पॉइंट पर यहां पर देखूंगा तो ये येलो कलर की क्यों जा रही, क्योंकि यहां पर हमारे पास इधर एटमोस्फियर में, यहां पर एटमोस्फियर में क्या होगा आपका मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर के साथ यहां पर फ्लेम जल रही है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा आएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका अगेन क्या हो जाएगा, 5 नंबर का पॉइंट हो जाएगा, जहां पर हमारे पास वाटर वेपर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि यहां तो ये फ्लेम था, यहां से हमारे पास ये क्या होगा, गैस से यहां पर लिक्विड में जा रहा होगा, इस वाले पार्ट के बाद यहाँ गैस था, गैस से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा बेटा, वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगी, इसके अंदर ज्यादा रहेगी। तो ये एक आपका फ्लेम का करेक्टराइजेशन वाला पार्ट था, बहुत ही अच्छा सिंपल सा पॉइंट था। पर आगे बढ़ता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई 2 substances that are present at point 3 but not at point 6. Also write chemical equation for the reaction causing removal of these substances. मेरे पास यहां पर उन्होंने बोला O2, बोलता है O2 है, N2 है, कार्बन है, वैक्स है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, और वाटर है। इनमें से तीसरे पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरे पॉइंट पर बात की जाती है तो आपके पास ये 1 2 3 तीसरा पॉइंट जो है मेरे पास यहाँ पर आप बात करेंगे तो येलो पॉइंट वाला पार्ट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है बेटा, येलो पोर्शन है मेरे पास, तीसरा पॉइंट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तीसरे पॉइंट पर होगा क्या, देखो ऊपर की ओर तो मेरे पास यहाँ पर जो यहाँ पर है ये ब्लू वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमारे पास जो होगा ये ब्लू वाला पोर्शन है, यहाँ पर तो मेरे पास CO+ CO2 बन रही होगी, क्योंकि ये दोनों क्या होती है,
इट दे बर्न, यहां पर आप लिख सकते हो दे बर्न्स विद, ये लिखा हमने यहां पर दे बर्न्स विद, यहां पर आप बात करेंगे दे बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, इसीलिए हमारे पास ये बाहर वाला पोर्शन जो है आपका ब्लू दिखाई देता है। यहां पर जब येलो वाले पोर्शन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन है, कार्बन जो है O2 के साथ रिएक्शन करके हमारे पास यहां पर आप बोल सकते हैं कार्बन O2 के साथ मिलके हमारे पास CO, या कार्बन O2 के साथ मिलके यहां पर हमारे पास CO2 बना रहा होगा। तो इस वाले पोर्शन पे येलो वाले पार्ट पे तो हमारे पास CO2 बन रही होगी। दूसरा हमारे पास यहाँ पर वैक्स जो होगा वो O2 के साथ वो भी रिएक्शन कर रहा होगा। तो 0.3 पर अगर आप बात करते हैं तो 0.3 पर हमारे पास क्या होगा, 0.3 पर बात करूंगा मैं यहाँ पर बेटा, तो 0.3 पर पूछा है उसने, लिखा है। तो एट 0.3 पर दो काम हो रखे होंगे, एक तो कार्बन जो होगा वो O2 के साथ मिलकर CO2 बना रहा होगा जो कि ऊपर चली जाएगी, और एक वैक्स आपके पास दे रखा है जो उसने दिया था C24, और आपके पास एक फॉर्मूले में दे रखा है उसने, अगर वैक्स के हिसाब से बात करूं C24H50, C24H50 जो होगा यहां पर इसका भी क्या होगा, एयर के साथ ये बर्न कर रहा होगा, और यहां पर ये CO2 प्लस क्या होगा H2O बना रहा होगा। अब इसकी रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, जनरल रिएक्शन क्या होती है हाइड्रोकार्बन की, CX और HY विच विल गिव X प्लस Y/4 O2, और ऑलवेज आप इसको डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हो XCO2 प्लस Y/2 H2O। आपके पास यहां पर दे रखा है CX, देखो C24 है, H आपका 50 है, अगर ऐसा X की जगह आप 24 पुट करेंगे, Y की जगह आपका 50/4 हो गया, इतना तो O2 हो जाएगा बेटा आपके पास, और XCO2, X का मतलब 24 CO2 आपके पास यहां पर आ जाता है, और Y/2 H2O का मतलब हो गया 50/2 H2O। तो यू कैन राइट द बैलेंस रिएक्शन। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की एक जनरल रिएक्शन आपके पास ये होती है, उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। तो यहां पर बोला पहले वाले पार्ट पर तो कार्बन और वैक्स आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर बात करूंगा तो 0.3 पर मेरे पास क्या आएगा, कार्बन और वैक्स आपका वहां पर आपको जो है मिलेगा, बाकी 6 पर वो सब चीजें मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? द स्पेस एट 0.2 predominantly has identified correct option only air with freshly evaporate wax vapor, air with extra carbon dioxide release from combustion, oxygen rich air। लास्ट वाले पॉइंट पर बात की जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला जो पॉइंट आपके पास दे रखा है वहां पर क्या होगा, लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर बात की जाती है। तो यहां पर हमारे पास इसमें बात करें तो क्या वहां पर इस पर क्या होगा, लास्ट वाले पॉइंट पर बात करूंगा तो वहां पर केवल हमारे पास क्या होगा, एयर ही रहेगी हमारे पास। ए वाला जो पॉइंट था, ए ओनली एयर, द स्पेस एट 0.2 आपका ये है, तो यहां तो बेटा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, यहां क्या होगा आपके पास, एयर ही होगी, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। तो सिंपल सा पार्ट था कि यहां पर ओनली एयर आपको मिलेगा। ओके, बाकी सब तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो ही रही है। ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, अनदर फ्लेम इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। उसके अंदर हमारे पास हमने बुंसन फ्लेम ले लिया, एक आपने ले लिया बेटा यहाँ पर नेफ्थलीन, और उसके अंदर सिट्रिक एसिड। नेफ्थलीन के अंदर बात की जाती है तो कार्बन कितना आपके पास, कार्बन का 10 कार्बन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 12 मैं कर दूं, उसका इतना वेट आ जाएगा, तो 72, और 78 मल्टीप्लाई बाई 100। मेरे पास यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, उसको आप निकाल लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट 93% के आसपास आ जाएगा। और सिट्रिक एसिड में निकालूंगा तो कार्बन इज 72/70, आपके पास 72 अपॉन, यहां पर ध्यान दीजिएगा 72 तो कार्बन का हो गया, और ये आपका 72 प्लस 8 प्लस इसका हो गया आपका 112। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास ये 72 वाला पार्ट दे रखा है, यहां से इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, तो ये आज 72 अपॉन 192 अप्रोक्सीमेट, यहां पर कार्बन का जो परसेंटेज आएगा, इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेट 37.5%। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास नेफ्थलीन में परसेंटेज ऑफ कार्बन 93% है, तो जब परसेंटेज ऑफ कार्बन 90% ज्यादा है, तो यहां से मेरे पास CO2 क्या होगा, ज्यादा बनेगा, मतलब ये CO से CO2 जाएगा तो उसकी फ्लेम ज्यादा दूर तक जाएगी आपके पास। तो क्वेश्चन यही है, फॉर विच ऑफ द टू कंपाउंड द फ्लेम वुड इमिट मोर येलो लाइट। तो आपके पास क्या होगा, नेफ्थलीन के केस में येलो लाइट आपको ज्यादा ऑब्जर्व हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है, कार्बन जो होगा O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है, और CO2 ही तो हमारे पास क्या होती है, बर्न करती है, विच इज गिव्स द येलो फ्लेम। आगे बात समझ में, सॉरी विच गिव्स द ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ वो बर्न करती है। तो ये इस तरह से बेटा इसके सवाल होते हैं छोटे छोटे, आप लोग थोड़े पॉइंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही बेसिक, आप लोगों को आना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, तो ये इसका पार्ट हो गया, बाकी तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो भी होगा पार्ट वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से फिर बात कर लेंगे। तो आई होप सो
पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपने क्या क्या सीखा इस वाले पार्ट के डिस्कशन से कि फ्लेम दो तरह से, एक होता है आपके पास बुनसेन फ्लेम होती है, एक अपने पास यहाँ पर आज हमने देखा एक अलग फ्लेम थी। पीएच पेपर के कलर आपने सीखे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं पता थे, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सीखें। लिटमस की तो पता होती है ना, एसिड में हमारे पास क्या होता है, बेस में क्या होता है, न्यूट्रल में नो चेंज, बट पीएच पेपर के अंदर इसकी रेंज अलग अलग होती है, कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आप यहां पर देखिए इसको तो इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है बताया जा सकता है। तो सारा पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी फिर हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन है वो सर डिस्कस करके देखेंगे, तो पूरा पेपर आपको एक साथ से मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाकी फिर नेक्स्ट पेपर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके सामने लेके आए 2021 के रिवाइक्यूज, और इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर में आपके INJSO में आए हुए हैं। मैं शैलेंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, और मेरे साथ हैं आशुतोष सर एंड वीकेम सर। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है जो कि आपके 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्योति वाज आस्क्ड टू हर मदर टू एड अ पिंच ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, हमें ये समझ में आया पोटेशियम परमैंगनेट जो कि हमारा क्या होता है, केमनोफोर होता है, टू वाटर इन अ कंटेनर टू डिसइंफेक्ट इट। ओके, as she added the crystals and observed the change in water, the phenomena of diffusion सभी जानते हैं कि movement of क्या होता है, particles होता है from its high concentration to low concentration, came to her mind. She wrote the following statements। और जब उसने ये फिनोमिना देखा, यानी जब उसने क्रिस्टल डाले तो उसको ये फिनोमिना दिखा और कुछ ऑब्जर्वेशन उसने वहाँ पे नोट किए और उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट बनाए। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट मेड बाय ज्योति दैट इज इनकरेक्ट। अब उसने कुछ स्टेटमेंट्स बनाए और उन स्टेटमेंट्स को उसने यहाँ पे 4 ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो बच्चों, जब डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? आप सभी को पता है कि ये कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो ग्रेडियंट हमारा 0 हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा, तो उस समय पर हम बोलेंगे कि डिफ्यूजन क्या हो गया, रुक गया है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है व्हेन द एंटायर लिक्विड इज ऑफ यूनिफॉर्म कलर। अब देखो यूनिफॉर्म कलर हो गया यानी हर जगह पर यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो गई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है, जो ग्रेडियंट है, वो क्या हो गया, 0 हो गया। यूनिफॉर्म है तो डिफरेंस 0 आ गया। नो फर्दर डिविजन कैन बी ऑब्जर्व, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो करेक्ट है भाई। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हर तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, तो कोई ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा, और जब ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे डिविजन क्या हो गया, फर्दर देखने को ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वो बोल रही है सेकेंड स्टेटमेंट, द डिफ्यूजन गेट्स कंप्लीटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। अब देखो बेटा, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ इंस्टेंटेनियसली, यानी जैसे ही उसने डाली डिफ्यूजन हो जाएगा क्या? नहीं, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और इसको यूनिफॉर्म होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन बेटा कैसा प्रोसेस है? इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट टेक टाइम टू रीच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये तो हमारा एक आंसर होगा। फिर डिफ्यूजन विल टेक प्लेस स्लोअर इफ द वाटर इज कोल्डर। डिफ्यूजन ऑलरेडी स्लो प्रोसेस है, तो कोल्डर मीडियम में, कोल्ड कंडीशन में, यानी लो टेम्परेचर पे आपको होता है कि काइनेटिक एनर्जी कम होती है, हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली बात है डिफ्यूजन स्लो होगा, और वैसे ही वो स्लो प्रोसेस है, तो ये भी करेक्ट हो गया। मैक्सिमम कलर इन लिक्विड ओरिजिनेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। ऑब्वियसली बात है जब क्रिस्टल यहाँ पर जाके सेटल होंगे तो यहीं से वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बच्चों, इसका करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और ये आपको क्लास में पढ़ाया भी जाता है, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप
नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, वहां पर अगर इलेक्ट्रोलिसिस आएगा तो ये एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सबसे पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये एग्जाम्पल क्या है, उसने एक हमारे को बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलरफुल डायग्राम दे दिया। उसने बोला कि यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, उसको एक बल्ब से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर स्विच है, ये दो इलेक्ट्रोड से हमें दिख रहे हैं, ग्रेफाइट की रोड है, ये बीकर है और इसमें हमने सॉल्ट सॉल्यूशन डाल रखा है। ये हमें डायग्राम को देख के समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो ग्रेफाइट की रोड जिनको इमर्स किया है हमने 2 मोलर एक्वस NaCl में, यानी जो NaCl है बच्चों वो कैसा है, एक्वस है। द रोड्स आर कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 9 वोल्ट बैटरी, यानी हमने जो ये बैटरी यहाँ पर लगाई है वो कितना पोटेंशियल डेवलप कर रही है, 9 वोल्ट का, विद अ बल्ब इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। द चेंज दैट विल नॉट बी ऑब्जर्व व्हेन द सर्किट इज क्लोज फॉर अ फ्यू मिनट, यानी जब हम सर्किट कंप्लीट करके इसमें करंट पास कराएंगे तो इसमें से कौन सा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही सर्किट क्लोज होगा इसमें करंट फ्लो करेगी तो बल्ब तो ग्लो करना स्टार्ट करेगा, ये तो सभी को क्लियर है। तो ऑप्शन है द बल्ब विल ग्लो, ऑब्वियसली बात है ग्लो करेगा, ये चेंज तो हमें है ना, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट किया थोड़ी सी भी करंट पास होगी तो बल्ब तो ग्लो करेगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। द pH ऑफ सॉल्यूशन नियर द कैथोड विल इंक्रीज। अब बच्चों इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaCl को समझने की जरूरत है। आप सभी जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ते हो कि एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। ठीक है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन में दो पॉसिबिलिटी, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में डिपॉजिट हो या H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा H2 गैस क्या करे, लिबरेट करे, यानी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर क्या हुआ, वाटर का रिडक्शन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो एनोड पे भी दो पॉसिबिलिटी होती है कि Cl- हमारा किस में जा रहा है, Cl2 गैस लिबरेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। दूसरा वाटर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सी गैस लिबरेट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो ये हमारी दो पॉसिबिलिटीज हैं कैथोड पे और दो ही पॉसिबिलिटीज हैं किस पे, एनोड पे। तो थोड़ा सा हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम कैथोड पे बात करते हैं तो कैथोड पे अगर हम H+ की बात करें तो H+ के लिए जो इनोड होता है वो 0 वोल्ट होता है और सोडियम के लिए जो इनोड होता है वो -2.7 वोल्ट होता है। बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपको याद नहीं रखनी है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ये पूरी चीज़ें आपको विद डिटेल हम समझाते ही हैं। ठीक, तो कैथोड पे ऑब्वियसली बात है कि कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऐसे ही जब हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये 1.28 आता है और ये 1.35 वोल्ट आता है। ठीक, अब एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना है तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, ना कि क्लोरीन गैस। बट होता क्या है कि यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका बच्चों आप लोगों ने नाम सुना हो, ओवर वोल्टेज पोटेंशियल हम उसे बोलते हैं। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, अभी के लिए बस आप इतना याद रखना ओवर वोल्टेज पोटेंशियल यहां पर एक कंसेप्ट लगता है। होना किसका, डिपोजिशन या लिबरेशन चाहिए, ऑक्सीजन का, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये इनके क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, भाई क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो ये लिबरेट होना चाहिए। बट ये लिबरेट ना हो कि कौन सी गैस लिबरेट होती है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है ड्यू टू ओवर वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो देखो ये वाली रिएक्शन हमारी एनोड पे हो रही है, ये वाली रिएक्शन हमारी कैथोड पे हो रही है, सॉरी एनोड पे हमारी कौन सी हो रही है, एनोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे हमारी ये वाली रिएक्शन हो रही है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई कि NaCl को जब आप वाटर में डालोगे, NaCl जो कि किस फॉर्म में यहाँ पर Na+ एंड Cl-, तो ये जो वाटर है ये डिसोसिएट होके क्या कर रहा है, Na+ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है और जो वाटर है, वाटर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ठीक है, वाटर में प्रेजेंट जो H+ आयन है वो कौन सी गैस लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। साथ में कौन से आयन हमारे यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे OH- आयन फॉर्म होंगे। यानी इसको जब आप वाटर के फॉर्म में लिखोगे तो वाटर का बच्चों जब रिडक्शन होता है तो वाटर का रिडक्शन होके क्या बनता है, तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में कौन सा आयन लिबरेट होता है, OH- आयन लिबरेट होता है।
ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली में वाटर का जो रिडक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ कौन सा आयन लिबरेट हो रहा है, OH माइनस आयन लिबरेट हो रहा है। यानी अल्टीमेटली हमारा NaOH तो फॉर्म हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, और कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। यानी ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन निकल के आती है। अभी हम बैलेंसिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हुई, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, ओवरऑल सॉल्यूशन में NaOH बढ़ा, जो कि कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। अब जरा हम ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है बल्ब ग्लो करेगा। पीएच ऑफ सॉल्यूशन नियर कैथोड विल इंक्रीज। तो आपको पता है कि NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, इसलिए पीएच क्या होगी, इंक्रीज। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है ऑक्सीजन गैस वुड बी जनरेटेड नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब बच्चों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब वो यहाँ पर बात कर रहा है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब वो क्या बोल रहा है, एनोड की बात कर रहा है। और एनोड पे अभी अभी हमने समझा ड्यू टू ओवर वोल्टेज पोटेंशियल ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं होती है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, इसलिए ये वाला ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई नहीं देगा। टोटल मास ऑफ लिक्विड इन द बीकर विल डिक्रीज, यस डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वाटर का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा यहाँ पर हमारी क्लोरीन गैस भी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, तो जो मास होगा वो भी क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। रीजन मैंने आपको बता दिया, ओवर वोल्टेज पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, और साथ में हमारा क्या बनता है, NaOH बनता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन करने पर। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा एक और क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके INJSO में पूछा हुआ है। प्योर मोल बैलेंस क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि INJSO का फेवरेट टॉपिक है मोल, तो मोल पे थोड़ा सा हम फोकस करें। आपको हर पेपर में किसी ना किसी रूप में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोल जरूर आपसे पूछता है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसका हमारे पास मास दिया हुआ है 2.89 ग्राम। ठीक है, मिक्सचर हमारा MgCl2 एंड KNO3 का है, एंड had a quantity the amount of MgCl2 in the mixture. The student use AgNO3 to precipitate the chloride ion AgCl। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि AgNO3 इसमें किससे रिएक्ट कर रहा है, तो AgNO3 बच्चों इसमें रिएक्ट कर रहा है किससे, MgCl2 से। क्या बनाएगा, तो ट्वाइस AgCl बनाएगा प्लस MgNO3 होल ट्वाइस हमारा फॉर्म होगा। रिएक्शन बैलेंस की तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन आ गई। ठीक, तो यहाँ पर जब आप AgNO3 डाल रहे हो तो वो MgCl2 से रिएक्ट कर रहा है। आगे उसने बोल दिया कि जो AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है वो 5.32 ग्राम है, यानी इसका गिवन मास हमारे पास आ गया कितना, 5.32। इसका मोलर मास आप सभी को पता है कितना होता है, 143.5, क्योंकि सिल्वर 108 होता है, तो यहाँ से हमें इसके मोल मिल जाएंगे। ये मोल आ जाएंगे 5.32 डिवाइडेड बाय 143.5, निकाल लिए। आगे बोल रहा है कि जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में हमें मास परसेंटेज बतानी है किसकी, MgCl2 की। ठीक है, तो कहीं से अगर हमें MgCl2 का मास पता पड़ जाए तो MgCl2 का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू हम क्या करते हैं, 100 करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, परसेंटेज मिलता है। क्लियर यहाँ तक। तो हमने क्या किया, हमने उस मिक्सचर में जिसमें कि MgCl2 एंड KNO3 प्रेजेंट है उसमें AgNO3 जब डाला तो AgNO3 की रिएक्शन हुई MgCl2 के साथ, AgCl का क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। इसको बैलेंस करके लिख लिया और यहां से हमने मोल निकाल लिए AgCl के। अब तो सिंपल स्टोइचियोमेट्री एनालिसिस कि इसके जब 2 मोल फॉर्म होते हैं तो इसका कितना मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल रिएक्ट करता है, जस्ट आधा मोल रिएक्ट किया। तो इतने मोल के लिए जो मोल्स ऑफ MgCl2 रिएक्टेड आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 5.32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 143.5, इतना मोल मेरे पास क्या आ गया, MgCl2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास, मोल्स ऑफ MgCl2 आ गए यहां पर, जो कि एक्चुअली में रिएक्ट किए हैं। अब मोल आ गए तो हमें पता है कि मोल को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो मैग्नीशियम का 24 होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 71 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 95 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना है, 95। तो यहाँ से मुझे गिवन मास मिला
किसका, MgCl2 का, जो कि 95 इंटू 5.32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 143.5 है। ये मुझे एक्चुअली में इतने ग्राम MgCl2 उस मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो मुझे MgCl2 का मास आ गया। अब तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज निकालना है। किसका निकालना है परसेंटेज, MgCl2 का। तो आप लोग बचपन से ही परसेंटेज निकालना सीख चुके हो। परसेंटेज ऑफ MgCl2 अगर आपको निकालना है तो ऊपर क्या करोगे, क्या लिखोगे, बहुत ही सिंपल है, मास ऑफ MgCl2। कितना है मास ऑफ MgCl2, 95 इंटू 5.32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 143.5 ऑल डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ऊपर तो आपने क्या किया बच्चों, मास ऑफ MgCl2 लिख लिया। मास ऑफ MgCl2 लिख के नीचे जो आप टोटल मास है, उस टोटल मास से अगर आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मास कितना आया, तो मास हमारे पास आ गया ये, और टोटल मास कितना दिया है मिक्सचर का, ये रहा 2.89, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, ये जो वैल्यू है ये आती है 1.77 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.89 इंटू 100, तो ये जो परसेंटेज है ये 61.1% के आसपास आता है। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार और समझ लो कि हमने एक मिक्सचर है MgCl2 और KNO3 का, उस मिक्सचर में AgNO3 डाला है, तो AgNO3 MgCl2 के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। AgCl के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि उसका 5.32 ग्राम प्रेसिपिटेट होता है, तो वहां से हमने मोल निकाल लिया AgCl का। रिएक्शन बैलेंस की स्टाइशियोमेट्री लगाया, उससे हमें MgCl2 का मोल मिल गया। MgCl2 के मोल से हमने उसका मास निकाल लिया, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100, हमें उसका परसेंटेज मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो कि अगेन प्योरली मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, इसमें और कोई दूसरा डाटा इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है स्टार्च और आयोडाइड जो आपने टेस्ट से देखा होगा, उसके बेसिस पर ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जरा देखते हैं क्या है। हम जानते हैं कि स्टार्च और आयोडाइड मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि एक ब्लू कलर इम्पार्ट करता है, ये हमको पता है ना। इस पर ही बनाया हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि इन अर्ली 19th सेंचुरी दो साइंटिस्ट हैं, पायन एंड परसोज। ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने ग्राइंड उसको पीस दिया बार्ले को इन वाटर। तो बार्ले को इन्होंने, बार्ले की जो सीड है उसको पानी में पीस दिया है, पीस के उसमें एक्सट्रैक्ट बना दिया। फिर उसका क्या बना दिया, एक्सट्रैक्ट टू प्रिपेयर अ क्रूड एक्सट्रैक्ट ए। और इस ए पर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, आयोडीन टेस्ट किया है उसके ऊपर। तो उसमें क्या होता है, स्टार्च लेते हैं, कोई भी सैंपल जो आप ले रहे हो, यहां पे वो हमारे लिए एक्सट्रैक्ट ए है, और 10 मिनट तक वेट करते हैं, और फिर उसके बाद कलर चेंज ऑब्जर्व किया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिली, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या है जरा देखते हैं। एट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड रिजल्ट रिकॉर्डेड एज आर शोन इन द फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ जरा देखो। तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या ऑब्जर्व हुआ है जरा देखें। स्टार्च हमारे पास लिया गया है 1000 पार्ट्स, और उसके बाद 1000 पार्ट्स के बाद, और ए जो हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट है जिसमें हमने बार्ले के सीड को पानी में पीस के और डाल दिया है, तो ये हमने लिया 10 पार्ट्स, और आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया, और नो ब्लू कलर इज ऑब्जर्व्ड। व्हाट डज इट मीन बाय नो ब्लू कलर इज ऑब्जर्व्ड। अब होता क्या है, जो स्टार्च होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। कौन से पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो कलर आता है वो इसकी वजह से आता है। तो ऐसा मान लो कि एक ग्लूकोज से बना हुआ अमाइलोज चेन है, और इसमें हमारे पास आयोडीन जाकर बैठ जाता है I3- की फॉर्म में, है ना। और ये जो हमारे पास फिर कलर हमें देखने को मिलता है, वो कौन से कलर का देखने को मिलता है, ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास अमाइलोज के साथ आयोडीन जो है वो रिएक्ट करके, और फाइनली हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो यहां हमें ब्लू कलर नहीं देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि जरूर स्टार्च जो है वो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब
जो आपने स्टार्च लिया था उसको, जो आपका बार्ले का जो आपने ग्राउंडेड मटेरियल लिया, मतलब जो एक्सट्रैक्ट आपने लिया है, उस एक्सट्रैक्ट में कुछ तो ऐसा था, उस सीड कोट में कुछ तो ऐसा था जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ रहा है या उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें स्टार्च का माइलोज पार्ट ही नहीं मिल पा रहा है, और नहीं मिल पा रहा तो उसके साथ आयोडीन मिल के ब्लू कलर दे ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब आपके बार्ले के सीड कोट में कुछ तो ऐसा है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है छोटे पार्ट्स में, लाइक ग्लूकोज। अब उसके आगे चलते हैं कि क्रूड एक्सट्रैक्ट ए जो है उसको फिल्टर कर लिया गया। अब ऑब्वियसली उसमें अब जब आप बीज को आप पीसोगे तो कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा जो सॉलिड मटेरियल है वो रह जाएगा, और कुछ पानी भी अब पीसेंगे, उस पानी के साथ तो कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट भी जो है वो बाहर निकलेंगे। अगर वो वाटर सॉल्युबल होंगे तो पानी में डिसॉल्व भी हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास कि ये जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है उसमें हमारे पास दो पार्ट हैं, एक तो इनसॉल्युबल पार्ट है और एक फिल्ट्रेट है। अब किसको बोलते हैं इनसॉल्युबल पार्ट? कि जब आपने पानी को बार्ले एक्सट्रैक्ट में लिया और उसके बाद उसमें कुछ सॉलिडिफाइड मटेरियल होगा और कुछ पानी होगा, तो जब आप उसे छानते हो तो चलनी में जो रह जाएगा, जो चलनी में रह जाएगा उसको रेसिड्यू बोलेंगे, और जो चलनी से बाहर निकल जाएगा, मतलब फिल्टर पेपर से बाहर निकलकर लिक्विड फॉर्म में आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिल जाएगा, वो उसको बोलते हैं अपन फिल्टरेट। तो ये फिल्टरेट है और ये रेसिड्यू है, ये याद रहना चाहिए जो चलनी में है। तो हमारे पास जो चलनी है, चलनी में जो भी मटेरियल है उसमें फिर से हमने आयोडीन टेस्ट किया, मतलब स्टार्च किया, स्टार्च डाला और उसमें हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया, इसको हमने बी नाम दिया है। तो हमारे पास ब्लू कलर ऑब्जर्व हो गया। ब्लू कलर ऑब्जर्व हो गया का क्या मतलब है कि आपका जो सॉलिडिफाइड मटेरियल है उसमें कोई भी ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है जो स्टार्च को तोड़ रहा हो, मतलब स्टार्च अपने पास अवेलेबल है, आयोडीन अपने पास अवेलेबल है, मस्त उसने ब्लू कलर इंपार्ट कर दिया, ये हमें पता लग गया। तो सॉलिडिफाइड मटेरियल मास में कोई भी ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं मिला। बोलो बात समझ में आ गया। अब यहां से हम इधर चले, ये हमारे पास फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट में लिक्विड पार्ट है, और इसमें जो भी हमारा सीड हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसका कुछ ना कुछ एक्टिव पार्ट इसमें चला गया होगा। और अगर वो वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले ब्लू कलर मिला था, फिर हमने जब छाना तो चलनी में जो था उसने नहीं दिया, उसने हमें ब्लू कलर दे दिया, इसका मतलब उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। फिर हमने इस पे आयोडीन टेस्ट किया तो इसमें भी हमें नो ब्लू कलर ऑब्जर्व हुआ। इसका मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यहां था वो अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद इधर आ चुका है फिल्ट्रेट में, ना कि इनसॉल्युबल रेसिड्यू में है। तो यहां पर हमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं मिला, यहां हमें मिला है फिल्ट्रेट सी में हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कारण है किसका? स्टार्च के ब्रेकडाउन का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो सी लिया था हमने इसको गर्म कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस पर। किसको? इसको, ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो फिल्ट्रेट हमने लिया था इसको गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस पर, और गर्म करने के बाद 70 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा कि हीटिंग से हमारे पास प्रेसिपिटेशन डेवलप हो रहा है। तो जब आप इसको गर्म करते हो तो प्रेसिपिटेट डेवलप हो रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब विच बिकम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, सॉलिडिफाइड हो गया है कुछ ना कुछ मास। तो यहां से हमने फिर छाना उसको, फिर छाना तो चलनी में जो रह गया वो प्रेसिपिटेट है, और जो चलनी से नीचे हमारे पास बीकर में मिल गया वो कौन सा है? फिल्टरेट है। फिर हमने इस सॉलिड मास को जो हमारे पास प्रेसिपिटेट था फिर आयोडीन टेस्ट के लिए भेज दिया, उसने ब्लू कलर फिर ऑब्जर्व करा दिया, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट अभी भी इसमें नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि स्टार्च को तोड़ेगा, जो कि ब्लू कलर इंपार्ट होने से रोकेगा, वो अभी भी इसमें नहीं है। फिर हमने इधर आए फिर से फिल्ट्रेट में, तो हमने फिर से हमारे पास स्टार्च परफॉर्म किया, अब नो ब्लू कलर ऑब्जर्व। फिर वही बात, तो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट यहां से चला, यहां आया, फिर सॉलिडिफाई हो गया प्रेसिपिटेशन से 70 डिग्री सेल्सियस पर, फिर वो यहां आ गया। बोलो बात समझ में आ गया। तो अभी भी यही है, यहां फिल्ट्रेट में ही था, अभी भी फिल्ट्रेट में ही है, तो कोई अंतर आया नहीं है, बस प्रेसिपिटेशन हुआ है। जो सॉलिड मास यहां बना था वहां उसमें कुछ कंपाउंड का सॉलिडिफिकेशन और हुआ है किसी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से, और हमें पता नहीं है प्रेसिपिटेट किसका है, हमें उससे मतलब भी नहीं है। ये जो प्रेसिपिटेट है वो सॉलिड मास मिला हमको, इसमें जिसमें पहले नहीं दिया था उसने आज भी नहीं दिया है, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यहां से ट्रेवल होता हुआ यहां आया है और उसके बाद यहां आया है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे इसका कहना है स्टेप 4 रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट सी। अब जो सी था हमारा, तुम्हें मैं बता दूं सी क्या है। सी ये था, जब हमने क्रूड एक्सट्रैक्ट को छाना था तो हमारे पास सॉलिडिफाइड मटेरियल यहां मिला था, और जो हमारे पास बीकर में हमको मिला था चलनी के नीचे, जो कि हमारे पास जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट था, तो इसमें हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट से मेरा मतलब है जो कि स्टार्च को तोड़ रहा है ग्लूकोज में या छोटे पार्ट्स में, ताकि हमें
स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स देखने को ना मिले, ताकि हमें ब्लू कलर देखने को ना मिले, वो इसमें है। अब फिल्ट्रेट सी का कुछ पार्ट हमने और निकाला और उसको गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर। 70 पर गर्म किया था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि 70 पर गर्म करने से हमें प्रेसिपिटेट जरूर मिला था जो कि ब्लू कलर इंपार्ट कर रहा था, है ना। मगर हम 100 पर जब हम गर्म करते हैं तो फिर से प्रेसिपिटेट तो इस बार भी मिला है, 70 पे भी मिला था, 100 पे भी मिला है। ये ब्लू कलर अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट अभी भी नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं देखूं फिल्ट्रेट जी, जिसको 100 डिग्री पर गर्म किया गया है, उसने भी ब्लू कलर इंपार्ट कर दिया। मतलब इसमें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट था ना, वो कहां गया, जो कि हमारे पास 70 डिग्री पर गर्म करने से यहां पर तो हमारे पास ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ था, तो इसका मतलब अभी भी इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट था। वो 100 डिग्री पे कहां गया, 70 पे था, 100 पे गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऑब्जर्व करेंगे कि 70 पर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर कोई नुकसान नहीं होता, जबकि अगर आप 100 पे बात कर लोगे तो आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वही टूट गया है, वही ब्रेक डाउन हो गया, वही डिस्ट्रॉय हो गया, वही डिकम्पोज हो गया। समझ रहे हो, तो ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला, है ना। फिर एक और ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन आगे इंतजार कर रही है। इन्होंने कहा पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट ई, ये जो हमारे पास ई था कहां गया, ये रहा, वेयर इज ई, ई कहां है, ई ये रहा। ये जो हमारे पास ई है, जिसका हमने सी पर 70 से गर्म किया था और हमें ये मिला था, जिसमें ब्लू कलर इंपार्ट नहीं हुआ था, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट अभी है ई में। इस ई का क्या किया हमने, इस ई की रिएक्शन हमने एल्कोहल के साथ कराई है, और फिर हमने एल्कोहल के साथ कराई तो फिर से प्रेसिपिटेशन मिला, फिर प्रेसिपिटेट को पकड़ा हमने, फिर हमारे पास ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ है। देख रहे हो तुम, यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको प्रेसिपिटेट में ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ है। इसका मतलब इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और फिल्टरेट जो है वो हमारे पास जब हम डाल रहे हैं तो हमारे पास ब्लू कलर ऑब्जर्व हो रहा है। मतलब आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अब तक तो वाटर सॉल्यूबल था, पहली बार जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करें तो वो इनसॉल्यूबल मास में कन्वर्ट हो गया, और इस बार प्रेसिपिटेट में आपको देखने को मिल रहा है नो ब्लू कलर। इसका मतलब पहली बार प्रेसिपिटेशन हुआ है एक्टिव इंग्रेडिएंट का। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो आपकी वाटर पार्ट में हमें इस बार ब्लू कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें नो एक्टिव इंग्रेडिएंट, पहली बार एक्टिव इंग्रेडिएंट वाटर सॉल्युबल पार्ट से बाहर आ चुका है, नो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इनटू इट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सवाल है। अब ऑब्जर्वेशन क्या कहता है जरा देखो, कि ब्लू कलर का आना किस बात का प्रतीक है। ब्लू कलर का आना इस बात का प्रतीक है कि जो आपका आयोडीन है वो स्टार्च के साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कर रहा है। बोलो बात समझना, तो देख लो क्या कह रहा है, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, नहीं। द स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज, नहीं। ग्लूकोज यूनिट रिलीज्ड फ्रॉम स्टार्च हैव फॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, नहीं। आयोडीन इज ट्रैप्ड इन द इंटैक्ट पॉलीमर ऑफ स्टार्च, ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था, इस फॉर्म में रहता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया डी। अब बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमको। तो पहला क्या कह रहा है, बार्ले सीड्स कंटेन अ सब्सटेंस दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च, नहीं 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 नहीं, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स। फिर कह रहा है बार्ले सीड कोट कंटेन अ सब्सटेंस दैट कन्वर्ट स्टार्च टू ग्लूकोज बट इट गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अब इसमें देखो ये पक्का सवाल गलत करने वाला है। कह रहा है हम आधा पढ़ते हैं, बहुत ही बड़ा कन्विंसिंग सा लग रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बट इट गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अब आप टेम्परेचर तो बताओ, क्या हीट से डिस्ट्रॉय हो जाने वाला क्या बात है। तो यहां हम बात करें तो हम यहां हम कह नहीं सकते कि ये ट्रू है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, फॉल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फॉल्स बोलेंगे। बोलो बात समझ में, क्योंकि 70 डिग्री तक हम गर्म कर रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बार्ले सीड्स इन वाटर इज वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल सही बात है, इट इज वाटर सॉल्युबल, बट ब्रेक स्टार्च इनटू स्मॉल यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है। ये ब्रेक्स क्या करता है, स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, और अब ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर रहा है, ये भी तो हमको पता नहीं है, तो ये पार्ट भी अधूरा है। छोटे पार्ट में भी तोड़ देगा तो भी हमारे पास जो है वो स्टार्च का टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप टू 70 डिग्री सेल्सियस एनहेंसेस द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द बार्ले फिल्ट्रेट, बट हीटिंग अबव
70 इज इनएक्टिवेट। ये भी आधा आधा सत्य है कि भाई 70 तक गर्म करने से एक्टिविटी इंक्रीज कहां हो रही। ये कोई बात थोड़ी हुई कि आपने फिल्ट्रेट लिया, ये रहा हमारे पास, और इसको 70 डिग्री पर गर्म किया। गर्म नहीं कर रहे थे तो भी हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट था, आपने गर्म किया तो भी हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट फिल्ट्रेट में ही है, पहले भी फिल्ट्रेट में था, अब भी फिल्ट्रेट में ही है। तो एक्टिव जो टेंडेंसी है वो बढ़ी गई, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते ना, बढ़ी है, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं मिला हमको कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और इससे डीएक्टिवेट होती है। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप टू 70 डिग्री एनहेंसेस द केमिकल एक्टिविटी। एनहेंसेस, इसका कोई प्रूफ नहीं है भाई कि 70 डिग्री तक एनहेंस होती है, तो ये भी अधूरा सत्य है। तो हमारे पास ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये हमारे पास फॉल्स है, और ये भी क्या है हमारे पास फॉल्स। अब कह रहा है लास्ट कि विच ऑफ द प्रिपरेशन A to I इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव सब्सटेंस बीइंग एनालाइज्ड इन बार्ले। तो वापस चलते हैं, हमारे पास कौन कौन है देख लेते हैं। किस में था? ए में था क्या? ए में था क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट? देख लो देख लो देख लो देख लो, हाँ भाई ए में था, यस ए में तो था ही। ए के बाद कहां आया? सी में, हाँ सी में भी आया, ठीक है। उसके बाद कहां था एक्टिव इंग्रेडिएंट? ई में, हाँ ई में भी था साहब। और पहली बार एल्कोहल के साथ जब आपने ट्रीट किया तो एच में भी आया सॉलिडिफाइड होके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सी ई एच, इन सब में हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला है। तो बहुत ही सुंदर सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। थोड़ा सा अगर आप स्टार्च आयोडाइड जानते हो तो आप बड़े आसानी से कर लेते। दिस इज इट, बाय बाय।